और अब सुनिए जम्मू कश्मीर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में सचिव मनोज द्विवेदी से आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की बातचीत। लगभग एक वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने और फिर केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन के साथ ही सरकार ने यहां विकास की रफ्तार तेज करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग और रोजगार दोनों पहलुओं में वृद्धि पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में आर्थिक समर्थन के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने केंद्र शासित प्रदेशों J&K और लद्दाख के सतत विकास में समर्थन देने के लिए स्पेशल प्रोविजन के तौर पर 28 राज्यों के साथ इन्हें भी वित्तीय अनुदान की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा J&K और लद्दाख को केंद्र से सभी यूनियन टेरिटरीज को मिलने वाले विशेष फंड की सुविधा भी मिलेगी। मनोज सर, इस दोहरे आर्थिक समर्थन का महत्व हमें बताएं। विकास से जुड़े किन किन पहलुओं में इस पैसे का उपयोग प्रमुख रूप से किया जा रहा है और किया जाएगा? जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से हर तरीके से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की क्षमता है जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये सारी चीजें होने में अभी कुछ वक्त लगेगा और यही कारण है कि भारत सरकार के दिए हुए अनुदान पर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से निर्भर रहता है और किसी भी तरीके की विकास की योजना तब तक पूरी नहीं की जा सकती जब तक कि सरकार से कोई मदद ना मिले। तो ये जो मदद सरकार से मिलेगी जम्मू कश्मीर को, ये बहुत ही उपयुक्त है। इससे न केवल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बल्कि रोजगार देने के बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनमें हम काम कर सकेंगे। सबसे प्रमुख जो इसमें होगा वो ये है कि हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत छोटे स्तर पे है। तो उद्योग आए, निवेश करें और उससे रोजगार, वो खाली सरकारी नौकरी की तरफ लोग ना जाएं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज आए। इसके लिए जो प्रोविजंस क्रिएट किए जा रहे हैं, जो भारत सरकार से मदद की जा रही है और अलग तरीके की योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, वो बड़ी लाभदायक साबित होंगी। मनोज जी, अभी तक जम्मू कश्मीर में रोजगार के संसाधनों में प्रमुख कृषि, बागवानी और पर्यटन रहा है। कश्मीर को उद्योग जगत और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने से, जैसा आपने कहा, रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। उत्साहवर्धक है कि नए उद्यमों और निवेश से जुड़े लगभग 240 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा रुचि देखी जा रही है और कश्मीर की इकोनॉमी को ओवरऑल क्या फायदा होगा? जी, हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले 5 साल के दौरान लगभग 10 से 15 हजार करोड़ का निवेश जो है वो जम्मू कश्मीर में आएगा और ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में है जहां पर जम्मू कश्मीर की अपनी एक तरीके से स्ट्रेंथ है। जैसे हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके फूड प्रोसेसिंग तक की बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं उन पर काम किया जा सकता है। हमें लगता है कि ये एक पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अभी इस समय फूड प्रोसेसिंग ना होने की वजह से चाहे सेब का उत्पादन हो या वॉलनट का उत्पादन या एप्रिकॉट का उत्पादन हो, इन सब चीजों का जो है उसमें 60 से 70% वेस्टेज हो जाती है। फूड प्रोसेसिंग होगी तो इन चीजों की वेस्टेज भी कम होगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। इसी तरीके से टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें विकसित किया जा सकता है। अगर आप याद करें तो 60 और 70 के दशक में ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग जो होती थी वो कश्मीर में हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ ऐसे हालात बन गए कि ये चीजें कम होती गई और लोग विदेशों में जाने लगे इन्हीं शूटिंग के लिए। हम चाहते हैं कि ये फिर से वापस से लौटे। इसके लिए चाहे फिल्म सिटी बनानी हो, फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो या किसी तरीके के इंसेंटिव्स देने हो ताकि लोग आके यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन करें। टूरिज्म के लिए बहुत सारी चीजें जो है जैसे रोपवेज बनाए जा सकते हैं। लोगों के लिए यहाँ पर कुदरत की जो सुंदरता है उसके साथ साथ फैसिलिटीज भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो पर्यटन डेफिनेटली ऐसी जगहों पे आना पसंद करते हैं। तो ये सारा देखने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी लोकल स्ट्रेंथ्स हैं जम्मू कश्मीर की जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं जम्मू क्षेत्र में भी और कश्मीर में भी, जिनकी हम सर्विसेज ले सकते हैं आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को डेवलप करने के लिए। ये एक और क्षेत्र है। इसी तरीके से कुछ हमने 14 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं और हम चाहेंगे कि 10 से 15 हजार करोड़ का निवेश अगले कुछ वर्षों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आएगा, वो प्रायः इन्हीं क्षेत्रों में आएगा। फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके लिए पूरा देश अब काम कर रहा है। हम उसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स भी बनाने जा रहे हैं और मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाने जा रहे हैं ताकि इन चीजों की भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सके। मनोज जी, आपने अभी मेंशन किया था कि कई बार 60 से 70% जो कृषि उत्पादन होता है वो वेस्ट हो जाता है।
तो वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए माइक्रो लेवल पर किस तरह का सपोर्ट दिया जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग हो या कोई और क्षेत्र हो, ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। चाहे कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनानी हो, चाहे हमें फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी यूनिट्स करनी हो, हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें प्राइवेट लोग आके इसमें निवेश कर सकें। जब हम कहते हैं कि वेस्टेज होती है, उसका मतलब यही है कि वो चीजें या तो किसान को जल्दीबाजी में बेचनी पड़ती हैं क्योंकि सीजन के मुताबिक वो ज्यादा लंबे समय तक उसको होल्ड ऑन नहीं कर सकते हैं, या ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनको सही तरीके का जो प्राइस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो जब हम इसके अगेंस्ट वैल्यू चेन डेवलप करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कॉमन फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे, तो इस तरीके से लोगों को अपनी प्रोड्यूस के लिए किसानों को अच्छे रेट्स भी मिलेंगे, साथ में हमें वैल्यू एडिशन भी मिलेगा जिसको निर्यात करना बहुत आसान होगा। तो इस तरीके से हमने सोचा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेंगे। जहां तक स्टार्टअप्स की बात है, हम अभी देख रहे हैं कि यंगस्टर्स जो है वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज ला रहे हैं स्टार्टअप्स के तौर पे, जो लोगों को मदद कर रहे हैं कि इनके लिए जो फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस चाहिए वो आईटी के थ्रू दिए जा सके। कुछ स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और मैंने देखा कि किस तरीके से वो इंटरवीन कर रहे हैं। वो किसानों के साथ डिटेल्स ले रहे हैं, उनकी फार्म प्रोड्यूस के डिटेल्स ले रहे हैं, मार्केट इंटरवेंशंस की जानकारी ले रहे हैं और उसको अपनी स्टार्टअप के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस तरीके की चीजों को हमें इंकरेज करना है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में यही लोग हैं जो एक अच्छा इकोसिस्टम देंगे। गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसीज बनानी है और सपोर्ट करना है, लेकिन करने के लिए इसी तरीके का एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होगा। मनोज जी, इस क्षेत्र के लिए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा जल्दी ही की जाने की संभावना जताई जा रही है। इस नीति के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? क्या इस क्षेत्र में व्यापार में प्रगति की दिशा निर्धारण करने में अहम भूमिका होगी इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की? बिल्कुल, हम कहते हैं औद्योगिकरण की तरफ जाना है, हमें अपनी लोकल स्ट्रेंथ्स को फोकस करना है। तो जो आने वाली नीति है उसमें मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। उस नीति के माध्यम से एक तरफ तो लोगों को कहीं ना कहीं जिस सब्सिडी की जरूरत पड़ती है, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी की जरूरत पड़ती है या उनको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडी की जरूरत पड़ती है, उस तरीके की फैसिलिटीज दी जाएंगी। साथ में उनको हम लोगों ने यहाँ लैंड बैंक बनाया है। इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है, बिजली और पानी की जरूरत पड़ती है। उस तरीके की सुविधाएं जब हम प्रोवाइड करेंगे तो लोग आके वहां पर सरलता के साथ अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, अगर वो 5-6 साल मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे लौट के आ जाता है तो कोई भी निवेश जो है वो चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में आए, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि कुछ डिसएडवांटेजेस जो जम्मू कश्मीर में हैं, मेनलैंड से या सी पोर्ट से दूर होने के कारण या कुछ है, उनको कंपनसेट करने के लिए इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाए जिससे कि लोग जम्मू कश्मीर आने के लिए तैयार हों और यहाँ पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें और उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले। उससे हमारे लोकल युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। व्यापार जगत के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं जिससे न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी निवेशक भी आकर्षित हो पाते हैं। मौजूदा हालात में ऐसे सम्मेलन आयोजित करने की क्या संभावना है? क्या डिजिटल मोड से ये संभव है? क्या आपकी योजना है? इसमें हम लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वेबिनार्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हमारा डिस्कशन जारी है। जैसे मैंने बताया कि लगभग 240 MOU साइन किए गए हैं। हम उन सभी से संपर्क में हैं और जब हम उनसे वर्चुअल मोड पे बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम ये समझ सकें कि उनका इंटरेस्ट अभी भी जम्मू कश्मीर में निवेश करने का है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने अभी भी, हालांकि इस कोविड महामारी की वजह से सब लोगों को आर्थिक तौर पे थोड़ा सा धक्का लगा है, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में अपने निवेश करने के जो प्लान्स हैं उनको रिवाइव करें। तो वो हमारी चर्चा जारी है, लेकिन जब माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम एक फिजिकल समिट, इन्वेस्टर समिट को हम प्लान कर रहे थे, वो भी हम करेंगे ताकि वहां पे लोग आके खुद देखें कि जिस जगह पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो जगह कैसी है, वो माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं। लैंड बैंक में पूरा ब्यौरा है कि कहाँ कहाँ भूमि उपलब्ध है इनके लिए। बिल्कुल, हमने जो नए स्टेट्स सारे आइडेंटिफाई किए हैं उनको अब डेवलप करने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है और वो हमारे पास सारा डिजिटल मैप्स के थ्रू सब कुछ है कि कहाँ कहाँ हमारे पास ये लैंड अवेलेबल है। बल्कि हम यहाँ पर भी फ्रीडम देंगे कि इस लैंड बैंक के अलावा भी अगर वो लोग कोई अपने निजी जमीन पर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक पॉलिसी ला रहे हैं ताकि लोग प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी डेवलप कर सके। हमारा मकसद यही है क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे बहुत पिछड़ा है।
तो जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना, IT इनेबल्ड सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना, टूरिज्म और हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, माइनिंग मिनरल्स हैं, फूड प्रोसेसिंग के जो हमारे प्लान्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करके हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ हम लोगों के लिए पैदा कर सकें। मनोज, उद्योग, पर्यटन, वित्त और पुलिस विभागों में बेहतर तालमेल और इनकी कार्य सुगमता बढ़ाने के लिए इनमें बुनियादी सुधार किए जा रहे हैं। ये कितना जरूरी है? इन सुधारों के बारे में हमें थोड़ा बताइए। किसी भी निवेश के लिए 4 पिलर्स बहुत जरूरी है। पहला पिलर, जैसे मैंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, चाहे जमीन है और जमीन से रिलेटेड सुविधाएं हैं, वो होनी जरूरी है। जो दूसरा पिलर है वो है कि किस तरीके के इंसेंटिव्स हम देते हैं ताकि जो डिसएडवांटेजेस हैं, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए किस तरह के इंसेंटिव्स होने चाहिए। तीसरा इंसेंटिव जो मुझे लगता है कि पिलर जो है जिस पर यह होना चाहिए वो है कि हमारी लोकल स्ट्रेंथ क्या है। अगर हमारे पास नेचुरली नेचर की दी हुई कुछ स्ट्रेंथ है तो उनको हमने एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और जो चौथी है वो आपने जो अभी बात रखी है, वो चौथा पिलर है कि इन्वायरमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो लोगों को लगेगा कि ठीक है, हम निवेश के लिए आए, हमें बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन हमें बहुत समय लग रहा है, हमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है, तो वो माहौल जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने हमें कोई 187 रिफॉर्म्स कहे थे कि ये करने चाहिए, उनके साथ मिलकर हम कर रहे थे। उसमें से मैं बताना चाहूंगा कि 148 रिफॉर्म्स हमने कर लिए हैं और बाकी के भी जो रिफॉर्म्स बचे हुए हैं, लगभग 40 रिफॉर्म्स, उन पर काम जोरों से चल रहा है। हम अगले कुछ महीनों में उनको भी ओवरकम करके हम एक ऐसा सिंगल विंडो और ऐसा एक आसान तरीका इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर पेश करेंगे जिसमें बाहर से आने वाले लोगों को हर तरीके की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और हर तरीके के क्लियरेंसेज जो है वो बड़ी सरलता से वो ले सकेंगे। इस तरीके का जब तक माहौल नहीं होगा तब तक बाहर से आने वाला निवेश, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग खुद निवेश करना चाहेंगे या बाहर के लोग आके वहां निवेश करना चाहेंगे, वो माहौल नहीं बनेगा। इसीलिए हम उस पर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से करके एक बहुत अच्छा वातावरण वो निवेशकों को दे सकेंगे। मनोज जी, रिफॉर्म्स में भी बहुत जल्दी प्रगति हुई है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है किसी भी संयंत्र के लिए वो है बिजली, और बिजली विभाग का विकेंद्रीकरण करके 5 नए बिजली निगम स्थापित किए गए हैं। इससे क्या क्या फायदे होंगे? जी, इसमें ऐसा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी 2 कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं, जम्मू के लिए, जम्मू क्षेत्र के लिए अलग और कश्मीर क्षेत्र के लिए अलग बनाई गई हैं। ये कुछ हद तक निजीकरण कह सकते हैं क्योंकि अब ये कॉरपोरेशंस होंगी, कंपनीज होंगी जिनके हाथ में अपनी डिसीजन मेकिंग खुद होगी और वो कॉमर्शियली वायबल डिसीजन खुद ले सकते हैं। जो हमने देखा कि ट्रांसमिशन में लॉसेस हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस हुए हैं और बहुत बार जो ड्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनकी रिकवरी ना होने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए कॉमर्शियली वायबल सोल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस सेक्टर को एड्रेस कर सकेंगे हम, जिससे कि न केवल इनकी कॉमर्शियल वायबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि उसके जरिए हम बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे ताकि 24/7 बिजली लोगों को मिले और अच्छे वोल्टेज क्वालिटी की जो बिजली है वो डोमेस्टिक यूज के लिए और साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज के लिए लोगों को मिल सके। मनोज जी, कश्मीर के कालीन बहुत ही उत्कृष्ट और एक अलग पहचान लिए हुए हैं। सर गर्व से उठ जाता है जब हम सुनते हैं कि कश्मीरी केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्यात को बढ़ाने की क्या कोई खास योजना है? उसके क्या केंद्र बिंदु है? देखिए, जैसे मैं अभी अपनी जम्मू कश्मीर की इनहेरेंट स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, तो उसमें हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वो पश्मीना शॉल हो या कश्मीरी कारपेट हो, इनकी जो क्वालिटी है वो पूरे विश्व में मशहूर है। होता क्या है कि इसमें मिडिल मैन जो है अक्सर वही प्रॉफिट कर पाते हैं, जो लोग मेहनत से इसको बनाते हैं उनको उनकी मेहनत का जो हिस्सा है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन धीरे धीरे इससे कटती चली जा रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, कुछ भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उनके जरिए हम इनके मटेरियल को, इनके प्रोडक्ट्स को देश विदेश तक पहुंचा सकें। अभी जब कोविड के समय पे इनके लिए अपना सामान बेचना मुश्किल हो रहा था तो हमने कुछ वर्चुअल फेयर्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए हैं। आपने कारपेट की बात की तो हमने एक्सपोर्ट कारपेट काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू ये हमने एक अभी वर्चुअल मेला लगाया जिसमें हमारे लीडिंग कारपेट मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया और उस प्रोडक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया गया है। 400 से ज्यादा बायर्स ने दिलचस्पी शो की है कि वो कश्मीरी कारपेट और इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यहाँ खरीदना चाहेंगे। इस तरीके की गतिविधियों को हम और बढ़ाना चाहेंगे। हम नए ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो अलग अलग काउंसिल्स हैं, या फिर हमारा
ITPO है, इन सब के जरिए हम इनको प्रमोट करेंगे, बूस्ट करेंगे और आने वाले वक्त में इवन प्राइवेट सेक्टर में भी जैसे आपके बहुत सारे ऑनलाइन, उनके जरिए भी हम चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो घर घर तक पहुंचे और जो इनको बनाने वाले लोग हैं उनको अच्छा दाम मिले। और औद्योगिक संगठन जैसे CII या FICCI, इन सब की भी क्या कोई भूमिका हो सकती है इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाने में या इसको लागू करने में? क्या इनका कौशल उपयोगी होगा? जी, इस समय हमारे जो मेन इंडस्ट्रियल पार्टनर है वो CII है और उनके जरिए ही हम ये इन्वेस्टर समिट और इस सब की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ में कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, उसमें हमने FICCI को भी अपने साथ जोड़ा हुआ है। ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का और बिजनेस का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और वो कनेक्ट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अहम भूमिका रखते हैं। मनोज जी, इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में सचिव मनोज द्विवेदी से आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की बातचीत।